नमस्कार और आपका स्वागत है भारत सरकार की मूक्स पहल के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण प्रबंधन के सिद्धांत के इस नवे लेक्चर में। आज हम ठेकेदार की पात्रता व चयन की बात करेंगे। हम लोग इस पाठ्यक्रम में यहाँ दिए गए मॉड्यूल्स पर चर्चा कर रहे हैं और आज की चर्चा परियोजना की लागत का अनुमान और परियोजना के निष्पादन में आने वाले व्यय से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और ये स्लाइड हम पहले देख चुके हैं। इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार परियोजना की अवधारणा अर्थात उसके कॉन्सेप्ट से लेकर निर्माण कार्य के शुरू होने तक किन किन स्टेप्स से, किन किन स्टेजेस से हमको गुजरना होता है। अपने बाउंड्री वॉल के उदाहरण में हम लोग इस बात को यहाँ तक पहुँचा चुके हैं। हम विस्तृत अनुमान लगा चुके हैं कि उस परियोजना में कौन सी गतिविधियाँ होंगी, किस मात्रा में होंगी और उनकी अनुमानित दर अगर हम मानकों के आधार पर ले लेते हैं तो विस्तृत अनुमान कितना होगा। उस परियोजना की लागत लगभग 3,91,335 या इस तरीके का कोई आंकड़ा आया था। तो हमने एक प्रशासनिक एवं वित्तीय मंजूरी ली, फिर उसके बाद वित्तीय मंजूरी के लिए एक प्रारंभिक अनुमान हुआ, उसके बाद प्लानिंग एवं डिज़ाइन के माध्यम से हमने उस बाउंड्री वॉल का डिज़ाइन किया, डिटेल्ड डिज़ाइन किया, विस्तृत डिज़ाइन किया और उसके आधार पर हमने विस्तृत अनुमान लगाया। अब हम तैयार हैं कि हम कार्य निष्पादित करने के लिए एजेंसी की पहचान करें, अर्थात ठेकेदार की पहचान करें कि अर्थात कौन सी कंपनी या ठेकेदार उस बाउंड्री वॉल को बनाएगा। इसके लिए हमें निकालना होगा NIT अर्थात निविदा सूचना, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। उसके बाद ठेकेदारों द्वारा दी जाने वाली बोलियों अर्थात उनके बिड्स को हमें इवैल्यूएट करना होगा, उनका मूल्यांकन करना होगा और एक ठेकेदार चिन्हित करना होगा जो कि हमारा प्रोजेक्ट करेगा, वो हमारा प्रोजेक्ट कार्यान्वित करेगा। उसके बाद अनुबंध पर हस्ताक्षर होंगे क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के और इसके आधार पर हम निर्माण कार्य शुरू करेंगे। तो आज की चर्चा अनुबंध पर थोड़ी बहुत है। आज की चर्चा इस बात पर है कि NIT में क्या होना चाहिए और किस प्रकार के अनुबंध निर्माण कार्यों में अक्सर रखे जाते हैं। तो आइए आगे बढ़ें। यह ध्यान में रखना चाहिए कि पूरी प्रक्रिया इस प्रकार की हो कि वो पूरी तरह पारदर्शी हो, धन का उचित और प्रभावी उपयोग हो, उत्तरदायित्व और जवाबदेही को निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद भी उचित रूप से निर्धारित किया जा सके। तमाम डॉक्यूमेंटेशन या अप्रूवल्स, चेंजेस, ये सभी और इस बात का बाद में भी पता लगाया जा सके कि ड्राइंग्स से अगर हमने कुछ अलग किया तो क्या किया, कब किया, क्यों किया, किसकी अनुमति से किया इत्यादि। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक चेतावनी दे दें कि इस लेक्चर में जिस विवरण और विषयों की चर्चा की जा रही है वे कॉलेज के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर सामान्य चर्चा है और कई बातें विभिन्न संगठनों की अपनी प्रक्रियाओं से भिन्न हो सकती हैं। कभी कभी चर्चा को किताबी भी कहा जा सकता है और यह भी कहा जा सकता है कि विषयों को आवश्यकता से अधिक सरल बनाकर समझाया गया है, किंतु ऐसा प्रक्रिया के सिद्धांत समझाने के लिए आवश्यक समझकर किया गया है। तो आइए आगे बढ़ें और देखें कि टेंडर या निविदा होता क्या है। एक प्रकार से एक निश्चित राशि के लिए ठेकेदार और ग्राहक अर्थात क्लाइंट के बीच अनुबंध की कुछ शर्तों के तहत एक निश्चित समय के अंदर निर्दिष्ट कार्य को निष्पादित करने का लिखित प्रस्ताव टेंडर अर्थात निविदा कहलाता है। एक क्लाइंट एक निविदा सूचना निकालता है तो उसके उत्तर में कोई भी कंपनी एक टेंडर जमा करती है। यह कार्य हम इस लागत में पूरा कर सकते हैं। आप अर्थात क्लाइंट द्वारा निर्धारित समय अवधि के अंदर ही हम सभी मानकों को सेटिस्फाई करते हुए इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। कुछ परिभाषाओं को समझ लेना आवश्यक है, जैसे अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। यह वह डिपॉजिट है जो कि निविदा करते समय ठेकेदार अपनी बोली के साथ एक निश्चित भाग गारंटी अर्थात EMD के रूप में क्लाइंट के पास जमा करता है। यह राशि एक तरह से ठेकेदार की कार्य करने की इच्छा की गंभीरता का प्रतीक माना जा सकता है। तो अगर ठेकेदार कहता है कि एक प्रोजेक्ट हम कर देंगे, अगर अपनी निविदा में एक कंपनी कहती है कि हम
यह कार्य 10 करोड़ रुपए में करने के लिए तैयार हैं। अपनी गंभीरता के प्रतीक के रूप में उस राशि का 1%, 2% जो भी निविदा सूचना में दिया हुआ है वह अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के रूप में निविदा के साथ ही जमा किया जाता है। यदि कोई ठेकेदार निविदा खोले जाने के बाद और जॉब उसको अवॉर्ड होने के बाद अपनी बिड वापस लेना चाहता है, यह कहता है कि अब हम यह कार्य नहीं करना चाहते, तो उसका ईएमडी फोरफीट हो जाता है, फोरफीट किया जा सकता है, ईएमडी जब्त किया जा सकता है। एक और परिभाषा है डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। कार्य पूरा होने के बाद वह अवधि जिसमें कि निर्माण कार्य में हुई त्रुटि को दूर करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है, वो कहलाता है डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। वो भी निविदा सूचना में या निविदा से संबंधित तमाम दस्तावेजों में बहुत स्पष्ट रूप से लिखी होती है कि इस कार्य की डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड कितना है, 6 महीने है, 1 साल है, 2 साल है। इसके बाद हम बात करें सुरक्षा जमा राशि अर्थात सिक्योरिटी डिपॉजिट की। ठेकेदार की वह राशि जो कि निर्माण के दौरान क्लाइंट के पास ठेकेदार की कार्य को पूरा करने की गारंटी के रूप में रहती है, उसको हम कहते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। समय समय पर किए जाने वाले भुगतान से एक निश्चित राशि का ठेकेदार को भुगतान न करके सुरक्षा जमा राशि के रूप में क्लाइंट अपने पास रख लेता है। यह हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि निर्माण परियोजनाएं अक्सर कई साल चलती हैं। उनमें समय समय पर यह आवश्यक है कि जितना कार्य पूरा हुआ है उसके आधार पर ठेकेदार को कुछ पेमेंट करते चला जाए। तो जब हम पार्ट पेमेंट इस प्रकार से पूरा पेमेंट न करके पार्ट पेमेंट करते चलते हैं तो उस पार्ट पेमेंट में से एक राशि, चाहे वो 5% हो, 8% हो, वो हम ठेकेदार को न दे करके अपने पास अर्थात क्लाइंट अपने पास रख लेता है एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में। कार्य पूर्ण होने के बाद यह राशि ठेकेदार को देय हो जाती है। उस समय इसे परफॉर्मेंस गारंटी के साथ एडजस्ट किया जा सकता है। यह परफॉर्मेंस गारंटी क्या है? यह डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड अर्थात वह अवधि जिसमें कि किसी त्रुटि को ठीक करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की है। उस डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में अगर ठेकेदार नहीं काम कर पाता है किसी भी कारण से तो क्लाइंट अपने खर्चे से उसको कर देता है और परफॉर्मेंस गारंटी के साथ उसको एडजस्ट करता है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट कार्य पूरा होने के समय परफॉर्मेंस गारंटी के साथ एडजस्ट की जा सकती है। आगे चले हम अब देखते हैं निविदा सूचना अर्थात नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। किसी कार्य की सार्वजनिक घोषणा कर इच्छुक पार्टियों को निविदा प्रेषित करने के लिए आमंत्रित करना, यह उद्देश्य है नोटिस इनवाइटिंग टेंडर अर्थात निविदा सूचना का। कार्य का विस्तृत विवरण और शर्तें या तो साथ में दी जाती हैं, अन्यथा उन्हें प्राप्त करने की विधि निविदा सूचना में दी जाती है। अनुमानित लागत के आधार पर सार्वजनिक को विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है। इसका क्या अर्थ हुआ? विभिन्न क्लाइंट्स और संस्थाएं अगर छोटी रकम का प्रोजेक्ट है तो बहुत बड़े पैमाने पर उसको सार्वजनिक रूप से ऐलान करना और उसकी जानकारी तमाम लोगों तक पहुंचाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसलिए शायद एक लोकल लेवल पर उसको लोगों से पूछकर एक नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके उसको सार्वजनिक माना जा सकता है। लेकिन अगर निर्माण कार्य बड़ा है तो हो सकता है ग्लोबल टेंडर अर्थात दुनिया भर में उसको प्रसारित करने की आवश्यकता हो। हर संस्था या संस्थान अपनी वेबसाइट पर यह घोषित करते हैं किस आधार पर वो सार्वजनिक टेंडर प्रेषित करेंगे। एनआईटी में जानकारी क्या दी जानी चाहिए? सबसे पहले क्लाइंट का नाम, पात्रता अर्थात ठेकेदार की पात्रता, कौन से ठेकेदार उस कार्य के लिए पात्र हैं अर्थात उनकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन, किस प्रकार के काम उन्होंने किए हैं, कितने उपकरण उनके पास हैं इत्यादि। कार्य की प्रकृति और विवरण, किस प्रकार का कार्य है, पुल बनाना है कि बिल्डिंग बनानी है, फ्लाईओवर बनाना है, सुरंग बनानी है और कहाँ बनानी है इत्यादि। इस प्रकार का विवरण जो है वो एनआईटी में या एनआईटी में दिए हुए लिंक पर उपलब्ध होना चाहिए। अनुमानित लागत क्या है? अनुमानित लागत के आधार पर ही कोई भी कंपनी उसमें इंटरेस्ट रख सकती है। छोटे कार्य में हो सकता है बड़ी कंपनियों को उतना इंटरेस्ट ना हो, लेकिन अगर कोई बड़ा कार्य है तो बड़ी कंपनियां उसमें इंटरेस्टेड हो सकती हैं। बड़े कार्य में
छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स या छोटे ठेकेदार, उनके पास क्षमता नहीं होती है। ये बात पात्रता से भी जुड़ी हुई है और अनुमानित लागत घोषित करने का उद्देश्य भी यही है। कार्य समाप्त करने के लिए उपलब्ध समय, द टाइम अवेलेबल फॉर कंप्लीटिंग द वर्क, वह कार्य 6 महीने में पूरा करना है, 18 महीने में पूरा करना है, यह समय सीमा भी एनआईटी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होती है। अनुबंध की शर्तें, जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सामान्य शर्तें, और विशेष शर्तें, स्पेशल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यह भी अनुबंध का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होती हैं और ठेकेदार को उपलब्ध होती हैं बोली सबमिट करने से पहले, अपनी निविदा प्रेषित करने से पहले। निविदा संबंधी अधिक जानकारी प्राप्त करने का विवरण, यह वो वेबसाइट हो सकती है, वो टेंडर डॉक्यूमेंट हो सकता है जहां पर कि तमाम शर्तें उपलब्ध हों। टेंडर डॉक्यूमेंट उपलब्ध करने की विधि भी यहीं पर आती है। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ईएमडी की रकम कितनी है, यह अनुमानित लागत के साथ जुड़ी हुई होती है लेकिन स्पष्ट रूप से दी जाती है। सिक्योरिटी डिपॉजिट तथा परफॉर्मेंस गारंटी के बारे में क्या शर्तें हैं, यह भी वहां पर स्पष्ट रूप से दी जाती हैं। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और समय, निविदा खोले जाने की तिथि, समय और स्थान, यह सब जानकारी एक निविदा सूचना में अवश्य दी जानी चाहिए। आइए हम लोग एक निविदा सूचना देखते हैं। यहाँ पर कौन ये निविदा सूचना प्रेषित कर रहा है, यह सबसे पहले दिया हुआ है। किस बारे में है, कौन सा वर्क है, कहाँ है, इसमें लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ रूम्स इन ओपन यार्ड ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग लैब। एक जगह है आईआईटी कानपुर के अंदर जहां पर कि कुछ कमरे बनाए जाने हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट पुट टू टेंडर, अर्थात ये हमारी अनुमानित लागत है 4,11,520, ये अनुमानित लागत है। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट 8,230 रुपये है। 3 महीने में कार्य पूरा करना है और निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय यहाँ दिया हुआ है और खोले जाने का समय तथा स्थान आदि यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके बारे में ये लिखा है कि ई टेंडर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इस लिंक पर उपलब्ध हैं, अर्थात इस निविदा सूचना के लिए जितने अन्य दस्तावेज चाहिए जहाँ पर कि सभी शर्तें, उस कार्य का विस्तृत विवरण आदि दिया गया होगा, वह इस लिंक पर उपलब्ध है। तो इस प्रकार से एक निविदा सूचना हम अक्सर अखबारों में तथा वेबसाइट्स पर देखते हैं। हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि ठेकेदारों की पात्रता क्या है, वो किस प्रकार से पात्र माने जाते हैं। इसके लिए एक एक्सरसाइज की जाती है जिसको कहते हैं एम्पैनलमेंट। एम्पैनलमेंट अर्थात एक वो प्रक्रिया जिसमें कि एक संस्थान या एक संस्था कुछ ठेकेदारों को चिन्हित कर लेती है उनके दस्तावेजों के आधार पर। वो किस तरीके के दस्तावेज होते हैं, उनकी टेक्निकल कैपेबिलिटी, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी अर्थात उनकी तकनीकी क्षमता है, वित्तीय क्षमता है, सुरक्षा रिकॉर्ड है, इनके आधार पर ठेकेदारों का एम्पैनलमेंट कर लिया जाता है। यह बात सार्वजनिक सूचना के लिए भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी यह भी होता है कि हम सार्वजनिक सूचना न दे करके मात्र एम्पैनल्ड ठेकेदारों को ही किसी कार्य की सूचना देते हैं। उस स्थिति में निविदा सूचना में यह स्पष्ट लिखा जाता है कि इस संस्था या संस्थान में एम्पैनल्ड ठेकेदार ही इस कार्य के लिए पात्र माने जाएंगे। यह सब पारदर्शी तरीके से किया जाता है। आइए हम चर्चा शुरू करते हैं बोलियों के मूल्यांकन की। सबसे आसान बात यह है कि हम न्यूनतम लागत के आधार पर मूल्यांकन करें। ध्यान रहे कि हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट अर्थात अनुमानित लागत तो तय कर ली है। बाउंड्री वॉल के केस में हमने यह लागत 3,91,000 कुछ रुपए निर्धारित की थी। यह आंकड़ा हमको पता है और इसके लिए अगर हम ठेकेदारों से पूछते हैं, कंपनियों से पूछते हैं एक निविदा सूचना से, तो अगर कोई ठेकेदार कहता है कि हम इसको 4 लाख में बनाएंगे, कोई कहता है 3.5 लाख में बनाएंगे और कोई कहता है कि 375,000 अर्थात 3,75,000 में बनाएंगे, तो एक तरीका तो यह है कि हम न्यूनतम लागत के आधार पर ठेकेदार का चयन कर दें। यह तो सबसे आसान तरीका है। लेकिन कभी कभी तकनीकी क्षमता, वित्तीय सुदृढ़ता, सुरक्षा रिकॉर्ड आदि का मूल्यांकन प्रक्रिया का
हिस्सा हो सकते हैं। बड़े कार्यों में अक्सर यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हो जाता है। इसकी चर्चा हम उदाहरण के साथ फिर से करेंगे। ऐसा होने पर तकनीकी और वित्तीय बोलियां अलग अलग जमा करनी होती हैं। तो हम अपनी निविदा सूचना में लिखते हैं कि वित्तीय एवं तकनीकी बोली या उसके दस्तावेज आप अलग अलग लिफाफों में करके जमा कीजिए। उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं? वित्तीय बोलियां आमतौर पर केवल उन्हीं कंपनियों की खोली जाती हैं जो तकनीकी रूप से योग्य पाए जाते हैं, अर्थात निर्धारित समय पर पहले तकनीकी बिड्स खोली जाती हैं, उनका मूल्यांकन होता है। जो कंपनियां तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर योग्य पाई जाती हैं, मात्र उन्हीं की वित्तीय बोलियां या वित्तीय बिड्स, फाइनेंशियल बिड्स खोली जाती हैं। अब वित्तीय बिड्स खोलने के बाद जो अंतिम मूल्यांकन है वह दो तरीकों से किया जा सकता है। एक तो है कि केवल लागत के आधार पर, तकनीकी रूप से योग्य बिड्स के लिए केवल लागत के आधार पर। अर्थात हम ये कहें कि यदि कोई भी कंपनी तकनीकी रूप से योग्य हो गई तो उसकी योग्यता आगे किसी प्रकार से उसकी तुलनात्मक योग्यता किसी भी प्रकार से हमारे कैलकुलेशन को इफेक्ट नहीं करेगी। मात्र वित्तीय बिड के हिसाब से हम फाइनल मूल्यांकन करेंगे। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि तकनीकी और वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन के आधार पर एक कंपोजिट स्कोर बनाया जाए और उस कंपोजिट स्कोर के आधार पर मूल्यांकन हो। तकनीकी बिड, इस स्थिति में यह आवश्यक है कि हम तकनीकी बिड्स में जो नंबर देंगे, जो अंक दिए जाएंगे, उनका एक फॉर्मूला कंपनियों को बताएं कि इस प्रकार से हम तकनीकी स्कोर और फाइनेंशियल स्कोर को जोड़ेंगे, उनका योग लेंगे और फिर एक कंपोजिट स्कोर निर्धारित करके अंतिम मूल्यांकन करेंगे। आइए हम चर्चा करते हैं आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, लमसम कॉन्ट्रैक्ट, बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हमारे अनुबंध के विभिन्न प्रकार हैं। इनकी विस्तृत चर्चा तो हम बाद में करेंगे, लेकिन इस मॉड्यूल में हम आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट की चर्चा विशेष रूप से करना चाहते हैं। यह इसलिए कि आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट अगर हमको समझ में आ जाते हैं ठीक से, तो हम अन्य कॉन्ट्रैक्ट्स को भी आसानी से समझ सकते हैं। और हमारा जो बाउंड्री वॉल का एग्जाम्पल चल रहा है, जो उदाहरण हमारा चल रहा है, उसे हम आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ा रहे हैं। आपके लिए यह होमवर्क है कि इन अनुबंध के प्रकारों के बारे में थोड़ी जानकारी जुटाएं। आसपास देखें कि किस कॉन्ट्रैक्ट में लमसम कॉन्ट्रैक्ट है, किस कॉन्ट्रैक्ट में आइटम रेट है, कहाँ पर बूट है और कहाँ पर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। आगे बढ़ते हैं आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट पर। इस तालिका में दिया गया उदाहरण एक तरीके से हम लोग पहले कर चुके हैं। इस कार्य में ये 4 आइटम निष्पादित करने हैं। अनुमानित मात्रा किसी भी इकाई में हो दी हुई है, हमें पता है ड्राइंग्स के आधार पर, अर्थात हमारे पास विस्तृत ड्राइंग्स उपलब्ध हैं। उन्हीं के आधार पर हम यह अनुमानित मात्रा निकाल सके हैं। जब हम अपनी बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं क्लाइंट की तरफ से। क्लाइंट को अनुमानित मात्रा सटीक रूप में पता है। अनुमानित दर, दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स या यूपी शेड्यूल ऑफ रेट्स, एक शेड्यूल ऑफ रेट्स, एक मानक से हमने ले ली और उसका योग लेकर यह तय किया कि यह परियोजना 91,000 रुपए में पूरी की जा सकती है। यह है अनुमानित लागत। इस लागत के आधार पर हम निविदा सूचना निकालते हैं और हमारे पास आ जाते हैं बिडर 1 के रेट्स। अर्थात बिडर 1 एक कंपनी है जो कि इन अनुमानित मात्राओं के लिए इन रेट्स पर काम करने के लिए तैयार है। अगर हम इन रेट्स को लेते हैं तो अनुमानित मात्रा को ध्यान में रखते हुए योग निकाल लेंगे और यह पता चल जाएगा कि यह बिडर, यह योजना 87,500 रुपए में करने के लिए तैयार है। अगर हम दूसरी बिड खोलेंगे तो हो सकता है उसके रेट्स अलग हों। दूसरे बिडर के लिए अगर इस प्रकार के रेट्स आते हैं तो योग 1,03,000 रुपए आया। अर्थात अगर मात्र
वित्तीय बिड के आधार पर निर्णय लेना हो तो हम बिडर 1 को यह कार्य देने पर बाध्य हो जाएंगे। हमको ये करना पड़ेगा कि क्योंकि यह लागत या यह आंकड़ा इस आंकड़े से कम है, इसलिए बिडर 1 ही हमारा यह कार्य करेगा। यहाँ पर यह बात ध्यान रखिए कि अब इस स्थिति में आकर 91,000 रुपये जो हमारी अनुमानित लागत थी उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। अब महत्व बनता है मात्र 87,500 रुपये का, जिसके के आधार पर क्लाइंट और बिडर 1 के बीच में अनुबंध होगा और कार्य शुरू किया जा सकता है। तो अब दर तो तय हो गई, अर्थात बिडर 1 पहली एक्टिविटी के लिए, पहली गतिविधि के लिए 10 रुपये, दूसरी गतिविधि के लिए 55 रुपये, तीसरी गतिविधि के लिए 75 रुपये और चौथी गतिविधि के लिए 35 रुपये पर यूनिट पर कार्य करने के लिए तैयार है। यह अनुबंध का एक भाग बन जाएगा। अब बात आती है अनुमानित मात्रा से वास्तविक मात्रा पर कैसे पहुंचा जाए। स्वाभाविक है कि वास्तविक मात्रा तो कार्य के दौरान ही पता चलेगी, कार्य समाप्त होने पर ही पता चलेगी, और इसलिए यह आवश्यक है कि कार्य के दौरान हम वास्तविक मात्रा को मापते चलें, उसका मेजरमेंट रखें, हर आइटम का मेजरमेंट रखें। निर्धारित दर के अनुसार वास्तविक मात्रा के आधार पर पेमेंट किया जाता है, अर्थात उस ठेकेदार को जिसने कि कहा है कि हम कुल 87,500 रुपये में पूरा प्रोजेक्ट करेंगे, उस ठेकेदार को हम वास्तविक मात्रा और ठेकेदार द्वारा सबमिट की गई और हमारे द्वारा एक्सेप्ट की गई दर के आधार पर पेमेंट करते चलेंगे। यदि शुरू में कार्य का कोई आइटम छूट जाता है तो कार्य के दौरान दर विश्लेषण द्वारा दर निर्धारित करनी पड़ती है। ये बात हमने बाउंड्री वॉल के उदाहरण में भी देखी थी। जो हमारा एंगल लगाने की गतिविधि थी वो छूट गई थी, उसको हमें कार्य के दौरान दर विश्लेषण द्वारा उसकी दर निर्धारित करके वास्तविक मात्रा निकाल करके अपने कॉस्ट में जोड़नी होगी। आइए आइटम रेट निविदा के एक और विकल्प को देखते हैं। अभी हमने देखा कि हमने 91,000 रुपये की अनुमानित लागत निकाली और निविदा में ठेकेदारों से कहा या कंपनियों से कहा कि अनुमानित मात्रा यह है, आप लोग अपनी दर हमको बताइए ताकि हम आपका योग निकाल सकें, जिसके आधार पर हम आपके फाइनेंशियल बिड को पता कर सकें। दूसरा तरीका यह हो सकता है, क्लाइंट यह कह दे कि देखिए अनुमानित मात्रा हमारी ये है, हमारी अनुमानित दर ये है, हमारे हिसाब से यह प्रोजेक्ट 91,000 रुपये में पूरा किया जाना चाहिए। आप हमें यह बताइए कि आप इस 91,000 के रिस्पेक्ट में प्लस या माइनस कितने % पर यह कार्य करने के लिए तैयार हैं। तो हो सकता है कि बिडर 1 कहे -10%, बिडर 2 हो सकता है कहे +2%, बिडर 3 कह सकता है -5%। अर्थात बिडर 1 इस 91,000 में से 10% कम, अर्थात 91,000 माइनस 9,100 रुपये, ये हमारे बिडर 1 की लागत आ जाएगी। इसी प्रकार हम बिडर 2 और बिडर 3 की फाइनेंशियल बिड निकाल सकते हैं। अब हम आपको एक होमवर्क देना चाहते हैं। आप ये हमें बताइए कि अगर हम इस परसेंटेज बेसिस पर आकलन करते हैं और जो अभी तक हमने पिछली बार किया, जिसमें कि हमने हर आइटम से बिडर की दर ली, इन दोनों में क्या फर्क होता है, इस प्रश्न के उत्तर के साथ हम अपना अगला लेक्चर शुरू करेंगे। तब तक आप इस बात को सोच के रखिए कि अगर केस ए है जिसमें कि हम रेट्स बिडर से पूछते हैं और अंततः एक अमाउंट निकल आता है, दूसरे केस में हम रेट नहीं पूछते हैं, रेट हम अपने दे देते हैं और बिडर से कहते हैं कि आप टोटल के आधार पर प्लस या माइनस X% बता दीजिए, उसके आधार पर हम अमाउंट निकाल लेते हैं। यह अमाउंट 91,000 से सीधी तौर से जुड़ा हुआ है। इन दो केसेस में क्या फ़र्क है,
इसका उत्तर हम अगले लेक्चर में आपको अवश्य देंगे। तब तक आप इसको सोच के रखिए। आगे बढ़ते हैं। हमने बात की थी कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट करने की, कंपोजिट स्कोर निर्धारित करने की। तो आखिरकार यह तकनीकी बोली जो है, जो तकनीकी बिड है, वो किस आधार पर इवैल्यूएट की जाती है, उसके क्या मापदंड हैं। तकनीकी बिड के मूल्यांकन में तमाम फैक्टर्स जोड़े जाते हैं, जैसे पिछले तथा वर्तमान कार्य, जिनकी की लागत, अवधि और प्रकृति। हम कंपनी से कहते हैं कि यह कार्य है, आप हमें बताइए कि पिछले 5 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में, पिछले 3 वर्षों में आपने कितने कार्य किए हैं, उनकी कितनी वैल्यू थी, कितनी अवधि के थे और किस प्रकार के थे। तो अगर हम एक पुल बनाना चाहते हैं, तो अगर कोई कंपनी कहती है कि हमने पुल तो नहीं बनाया, हमने सुरंगें बनाई हैं, हमने बिल्डिंग बनाई है, तो हम अंक कुछ कम देंगे, कुछ ज़्यादा देंगे इत्यादि। यह अंक कितने दिए जाएंगे, यह एक तालिका में पहले से दिया जाता है, पहले से घोषित कर दिया जाता है। तो वर्तमान कार्य आदि के अलावा समय पर प्रोजेक्ट समाप्त करने का रिकॉर्ड। हम ये जानना चाहते हैं, क्लाइंट ये जानना चाहता है, कौन सी कंपनी समयबद्ध तरीके से प्रोजेक्ट पूरा करती है। तो जैसे कि हम पिछले कार्यों में अवधि पूछते हैं, उसके साथ साथ हम पूछते हैं वास्तविक अवधि कंप्लीशन की क्या थी। 18 महीने का प्रोजेक्ट था, 20 महीने में ख़त्म हुआ। 3 साल का प्रोजेक्ट था, 2 महीने पहले ख़त्म किया इत्यादि। सुरक्षा रिकॉर्ड या एक्सीडेंट रिकॉर्ड, फिर वही बात है कि पिछले तथा वर्तमान कार्यों में कितने एक्सीडेंट्स हुए, उसमें जान माल की कितनी क्षति हुई। यह जानकारी सुरक्षा रिकॉर्ड के अंतर्गत ली जाती है और तकनीकी बिड के मूल्यांकन का एक भाग होती है। उपकरण बेस, इसकी चर्चा हम अगले मॉड्यूल में, जब डिप्रिसिएशन और इक्विपमेंट्स की करेंगे, वहाँ पर आएगी। हम ये जानना चाहते हैं क्लाइंट के रूप में कि किस कंपनी के पास अपने कितने उपकरण हैं। उपकरणों की गिनती करना मुश्किल होता है, इसलिए कभी कभी हम कहते हैं कि आप कितना डिप्रिसिएशन या कितना मूल्यह्रास अपनी बुक्स में, अपनी वित्तीय बुक्स में दिखा रहे हैं। तो ये माना जा सकता है कि अगर कोई कंपनी 1 करोड़ रुपए का डिप्रिसिएशन दिखाती है, तो वह उस कंपनी से अधिक इक्विपमेंट रखती है, जो कि अपने डिप्रिसिएशन मात्र 10 लाख दिखाती है। तो आपका उपकरण बेस कितना है। मानव संसाधन अर्थात ह्यूमन रिसोर्सेस, आपकी कंपनी में कितने लोग हैं, उनकी क्या योग्यता है, कितने इंजीनियर हैं, कितने डिप्लोमा होल्डर हैं, कितने ITI हैं। इन सभी बिंदुओं पर अंक दिए जाते हैं। कितने अंक कब दिए जाएंगे, यह बात पहले से ही पारदर्शी तरीके से डिक्लेयर कर दी जाती है, अनाउंस कर दी जाती है, और न्यूनतम पात्रता अंक भी तय कर दिए जाते हैं। यह तय कर दिया जाता है कि ठीक है, वर्तमान कार्य, प्रोजेक्ट समाप्त करने के रिकॉर्ड, सुरक्षा रिकॉर्ड, उपकरण एवं मानव संसाधन, इन अंकों का योग 50 से कम नहीं होना चाहिए। हर बिंदु पर कम से कम 50 अंक होने चाहिए, टोटल 60 से अधिक होना चाहिए। जो भी नियम हम रखना चाहें वो हम रख सकते हैं, किंतु वही बात है कि खेल शुरू होने के बाद खेल के नियम नहीं बदलने चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि टेंडर आ गए, उसके बाद आपने निर्धारित अंकों में फेरबदल कर दिया, तब वहां पर मामला बिगड़ सकता है। इस बात के साथ ही हम आज की चर्चा को विराम देते हैं और कुछ उपयोगी प्रकाशित पुस्तकें आपको दिखाते हैं, जो कि आपको इस पाठ्यक्रम में हो रही चर्चा को अधिक समझने में सहायक होंगे। अब 10वें लेक्चर में आपसे फिर भेंट होगी। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।